बच्चों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे ही होगे, पढ़ रहे होगे, है ना? पढ़ते रहिए मेहनत से, क्योंकि पढ़े बिना तो कुछ होना नहीं है। आज केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट कांस्टेंट। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट कांस्टेंट आप लोग निकाल चुके हो पहले भी। रेट कांस्टेंट क्या होता है? जब आप रेट लॉ लिखते हो तो रेट इक्वल टू लिखा जाता है K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n। ठीक है, n इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कंसनट्रेशन जान ही रहे हो रिएक्टेंट की, और K इज़ द रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से ही शुरुआत करनी होगी हम लोगों को। आप जानते हो रेट लॉ में R इक्वल टू लिखा जाता है K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n। ठीक, दैट इज़ रेट कांस्टेंट। इसे K से रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए, रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाले मेनली दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, दो फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। ठीक, ताप। टेम्परेचर क्या कर सकता है? सपोज करो कि इस टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और इसको हीट किया जा रहा है। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? हीट जो है वो एनर्जी का एक फॉर्म है, और हीट ही क्या है? वो फैक्टर है जो टेम्परेचर क्रिएट करने जा रहा है ना? हीट की वजह से ही टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है। अगर हीट किसी सिस्टम में जुड़ जाती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है, और हीट किसी सिस्टम में से निकल जाती है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो जब भी किसी को टेम्परेचर, किसी भी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, ठीक है, जब भी क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? इंक्रीज़ कर जाती है। इस बात को हम सभी लोग जानते हैं, बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं, है ना? कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ करती है, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ करेगी। यदि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो क्या होगा? नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज़ करेगा। क्या होगा? नंबर ऑफ कोलिजन। यहाँ से अभी कोलिजन का जिक्र इसलिए कर दिया कि कोलिजन थ्योरी आगे आपको पढ़नी है, वो आपके सिलेबस में भी है। इस वजह से हमने अभी आपको कोलिजन के बारे में बताया। जाहिर सी बात है, जब आप इसको हीट कर रहे हो तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? आपस में टकराएंगे या इसकी दीवार से टकराएंगे। सही है ना? या तो दीवार से टकराएंगे या तो आपस में टकराएंगे। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि वो उनकी अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करोगे तो जो टक्कर होगी, जो उनकी कोलिजन होगी, उसकी जो रेट होगी वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब रेट बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ करेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करेगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी। तो इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? टेम्परेचर के। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो रेट कांस्टेंट भी डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है आपके सामने। अब इस चीज़ को कैसे निकाला जाए, इसको निकालने का क्या तरीका है? ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ते हो टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है ना? कोफिशिएंट क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं ताप गुणांक। ठीक, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट देखिए, कोई दो टेम्परेचर, सपोज करो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दो टेम्परेचर हैं। तो T25 और T35। ठीक है, इस पर जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी K25 और K35, द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट्स की जो वैल्यू का रेशियो होता है दैट इज़ नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी हम लिख सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू K35 अपॉन K25। ठीक, डेट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। बात समझ में आ गई ना? अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लिखोगे द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट
ऑफ अ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफरिंग बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, डिफरेंस कितने का होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, डिफरिंग बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसी को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। अगर हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि दो भिन्न तापों पर ब्रैकेट में तापांतर 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम, ब्रैकेट में तापांतर 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम, ब्रैकेट बंद कर दोगे, दो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? ताप गुणांक कहलाता है। ठीक, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अब ये बात आती है कि टेम्परेचर अगर मान लीजिए निकालते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा, क्या हो सकता है। तो कह रहा है कि वैल्यू जो होती है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, टेम्परेचर को कितना इंक्रीज़ करो तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो कह रहा है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज़ करने पर टेम्परेचर कोफिशिएंट में 2 से 3 का डिफरेंस आता है। तो इनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 2 और 3 के। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अभी इसका यूज़ भी हम बताएंगे, अभी न्यूमेरिकल किए नहीं गए ना इसके, तो न्यूमेरिकल जब किए जाएंगे तो इसके यूज़ भी आप देख पाओगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि टेम्परेचर कोफिशिएंट आपने निकाल दिया। दूसरा, अब इसको और अच्छे से रिलेट कर रहा एक रिलेशन निकाला गया रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के बीच में, ये तो कोफिशिएंट और रेट कांस्टेंट था, अब आ जा रहा है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। इसको एक और नाम दिया गया आर्हीनियस इक्वेशन। क्या कहा गया? आर्हीनियस इक्वेशन। चलिए आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ा जाए। रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ठीक है, इसी को एक नाम और दिया गया आर्हीनियस इक्वेशन। ठीक, हायर लेवल पे बहुत बड़ा यूज़ है इसका। फिलहाल यहाँ पर तो एक छोटा सा इक्वेशन है, k इक्वल टू a एक्सपोनेंट टू द पावर EA अपॉन RT, दैट इज़ आर्हीनियस इक्वेशन। घबराइए नहीं, अभी इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर समझ लें सबसे पहले k क्या होता है। k इज़ द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मतलब वेग स्थिरांक। हाँ, ए आर्हीनियस कांस्टेंट। ठीक है, इसको एक और नाम दिया गया है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक, फ्रीक्वेंसी फैक्टर नाम दिया गया है। आवृत्ति गुणांक, आवृत्ति कारक और आर्हीनियस का स्थिरांक, ये तो दो नाम हो गए। E क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, R गैस कांस्टेंट। क्या है? गैस कांस्टेंट। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो सकती है? जूल में हो सकती है। ठीक है, और कैलोरी में हो सकती है। ठीक, अगर वैल्यू जूल में आती है या कैलोरी में आती है तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देखो, अगर जूल में वैल्यू आती है, हाँ एक और हो सकता है कि अर्ग में भी आ जाए। ठीक है, तो अगर वैल्यू अर्ग में आती है, आर की वैल्यू पर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। यदि वैल्यू जूल में आती है तो आर लिखेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है ना, अगर वैल्यू किस में आती है? कैलोरी में आती है तो लिखा जाएगा 1.9 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और अर्ग में आती है तो इसी के साथ क्या कर देना है? 314 इंटू 10⁻7, हाँ सॉरी, अर्ग पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मेरे ख्याल से याद रहना चाहिए। ना याद है तो इसको याद करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कभी कभी दिया होता है न्यूमेरिकल में, कभी कभी आपको पुट करनी पड़ती है। तो आपको देखना होगा कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यू किस में है,
किस यूनिट में है, जिस यूनिट में होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आर की, ठीक। और टी तो जान ही रहे हो, टी क्या है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर किस में रखना है, केल्विन में रखना है, ठीक है ना। तो केल्विन में रख देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से आपको। जब इतनी बात समझ में आ गई है तो इसके बाद आर्हीनियस इक्वेशन, अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर होते तो उस समय आर्हीनियस इक्वेशन को हम कैसे लागू करते, कैसे ऐसे पुट करते, चलिए इसको आगे देखा जाता है। ये आगे बढ़ रहे हैं। तो इस इक्वेशन को अब क्या करना है कि दो डिफरेंट उसमें रखना है टेम्परेचर्स पे, तो दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट भी मिलेंगे। तो सपोज कीजिए कि पहले इसका लॉग ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग द लॉग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ इसका लॉग लेते हैं। क्या होगा, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये वाला पोर्शन उठ के आगे आ जाएगा, लॉग एक्सपोनेंट, ठीक। अब इसको अगर देखो तो लॉग एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी, 1 हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो लॉग के लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, या लॉग, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल लॉग, ठीक है, लॉग बेस 10 में से कन्वर्ट किया जाए। लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। लॉग बेस 10 के 2.303 लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। इतनी बात समझ में आ गई ना। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो फिर इसमें आगे बढ़ना है हम लोग को। आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि अब अगर इसको इस तरह लिखना चाहें, इक्वेशन में 2.303 से डिवाइड कर दें, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ठीक है ना। ये आ गया लॉगरिथम फॉर्म, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना भी आसान हो गया और वैल्यू पुट करना भी आसान हो गया। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, ठीक है। तो आगे क्या करना है, आगे हमने बता दिया आपको कि इसमें दो डिफरेंट टेम्परेचर पर आपको इक्वेशन को रखना है। एक टेम्परेचर पहला मान लीजिए T1 और दूसरा T2। तो जब T1 टेम्परेचर होगा तो उस समय रेट क्या होगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 होगी, और जब टेम्परेचर T2 होगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू K2 होगी, ठीक। तो इसको रख के देखिए, मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग लिखते हैं, इफ़ द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम T1 टू T2, T1 से T2 में कन्वर्ट हो रहा है, देन इक्वेशन सेकंड इज रिटन एज, कैसे लिखा जाए इसको, लॉग बेस 10 K1 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1, ठीक। और दूसरा लॉग बेस 10 K2 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ, ठीक। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक। जब इतना कर लिया तो अब क्या करना है कि इन लोगों का रेशियो निकाल लिया जाए, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल लिया जाए, है ना। तो जो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो क्या किया जाए, डिवाइड कर दें, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, सब क्या करना है, माइनस कर देते हैं, फोर्थ माइनस थर्ड। फोर्थ माइनस थर्ड ही क्यों कर रहे हैं, थर्ड माइनस फोर्थ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है टेम्परेचर T1 से T2 तक इंक्रीज कर रहा है, यानी T2 इज़ ग्रेटर देन T1, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस वजह से ऐसा किया। वो हो जाएगा लॉग बेस 10 K2 माइनस लॉग बेस 10 K1 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 A माइनस
EA/2.303 R T2, फिर माइनस माइनस साइन आ गया, log बेस 10 A, ये क्या होगा माइनस प्लस हो जाएगा ना, EA/2.303 R T1। इतनी बात क्लियर हुई, माइनस कर दिया। अब यहाँ पर ये वैल्यू प्लस में, दूसरी वाली माइनस में, ख़त्म कर दीजिए। यहाँ से log कॉमन ले लिया जाए तो log बेस 10, आप जानते हो log m माइनस log n इक्वल टू क्या होता है, log m अपॉन log n होता है, तो K2 अपॉन K1 हो गया। ठीक, अब ये क्या होगा, ये वैल्यू प्लस में है, ये तो ख़त्म ही हो जाना है, ये वैल्यू प्लस में हो, दूसरी वाली माइनस में है, तो प्लस वाली को पहले लिख लेते हैं, EA/2.303 R T1 माइनस EA/2.303 R T2। ठीक, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना ये है कि आप लिख लीजिए log बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, जो कॉमन है उसे बाहर कर लेते हैं, EA/2.303 R1 माइनस 1/T1 ठीक, ये एक फॉर्म आ गई इक्वेशन की, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर log K2 अपॉन K1 है, तो K2 अपॉन K1 की वैल्यू कहाँ से ला सकते हो, अगर दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी T1 और T2 के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो K2 अपॉन K1 की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट से। ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट से वैल्यू ला के पुट कर दिया, अगर वैल्यू ना दी हो तो भी ला के यहाँ पर रखी जा सकती है। ठीक, तो ये है आपका आर्हीनियस इक्वेशन का लॉगरिथम फॉर्म, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर वैल्यू पुट कर दी गई है। ठीक है, चलिए इतना तो आप नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। फिर आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं तो क्या करना है आप देखते हैं। सेकंड आप देख रहे हो, इसको फोर्थ फिफ्थ मान लेना। ठीक है, इक्वेशन सेकंड आप देख रहे हो, इक्वेशन सेकंड को हम ग्राफिकल इक्वेशन कह सकते हैं, थोड़ा सा इसमें रीअरेंज इसको करना पड़ेगा। log बेस 10 K इक्वल टू माइनस EA/2.303 RT प्लस log बेस 10 A। ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस सी, दैट इज c, दैट इज x, ये इतनी वैल्यू क्या हो गई m और ये y हो गया। ठीक, अगर ये इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे क्या करना है, आपको ग्राफ प्लॉट कर देना है इसका भी। ठीक है, x पे 1/T, ठीक, y पर log बेस 10 K, ग्राफ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो आपको इसको पीछे एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा, और क्या होगा कि यहाँ पर आकर कट करेगा y एक्सिस पे, तो दैट इज़ द इंटरसेप्ट। यही क्या है, इंटरसेप्ट है, अंताखंड है OB। तो OB की वैल्यू क्या हो जाएगी, OB की वैल्यू आपकी हो जाएगी log बेस 10 A। ठीक, और ये स्लोप जो होगा, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप इक्वल टू m होता है, तो यानी माइनस EA/2.303 R। ठीक, तो ये हो गया आपका ग्राफ। ग्राफ भी याद रखिएगा, कभी कोई पूछ सकता है। तो ये ग्राफिकल इक्वेशन हो गई। अब चल रहे हैं इन पर कुछ क्वेश्चंस को देख लिया जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, अच्छा हाँ, उससे पहले एक पॉइंट और कि टेम्परेचर की बात तो हो गई, लेकिन इसके बाद जो है कैटलिस्ट की बात अभी नहीं हुई है। तो कैटलिस्ट क्या इफेक्ट डालता है रेट कांस्टेंट पर, इसको भी देखना चाहिए। पहले उसको भी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो अब आ जाते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे, जो दूसरा फैक्टर है, इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट की बात कर रहा है, तो कैटलिस्ट होता क्या है, क्या होता है, द केमिकल स्पीसीज विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज समटाइम डिक्रीज, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाई डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को अगर घटा दे, जो केमिकल कंपोनेंट ये काम कर पाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को अगर आप समझ लो, तो
कैटलिस्ट का इफेक्ट भी जान पाओगे। सपोज करो कि एक रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी गिव्स आउट सी, तो ये क्या हो गया आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो गया और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है इसको समझा जाए, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है इसको समझिए। एनर्जी और फोर्स ऑफ रिएक्शन लिख लिया जाए। देखिए क्या है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होता है भाई, अभी जैसे कोलिजन की बात कही गई थी, तो कोलिजन का मतलब ये है कि अगर आपने काइनेटिक थ्योरी ध्यान से पढ़ी होगी, आपको अभी भी याद होगा ये बात कि हर मॉलिक्यूल जो होता है वो हमेशा मूव करता रहता है, उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। कोई भी मॉलिक्यूल कभी रुकता नहीं है, उसमें हमेशा मूवमेंट होता रहता है। मूवमेंट होने का भी कारण कोलिजन है और मूवमेंट के कारण ही कोलिजन भी होता है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के क्या कहते हैं अपोजिट है, अगर एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो मूवमेंट की वजह से ही कोलिजन होता है, कोलिजन की वजह से ही मूवमेंट भी हो रहा होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी यानी थोड़ी सी एनर्जी तो मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा होती ही है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में थोड़ी सी एनर्जी तो होती ही है, लेकिन वो एनर्जी ये नहीं है कि ये कंफर्म नहीं है कि वो उतनी एनर्जी ही आपके लिए उतना ही एनर्जी पर्याप्त है, ठीक है, उतनी ही एनर्जी सफिशियंट है उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो वहाँ पर वो एनर्जी जो किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर दे प्रोडक्ट में, तो वो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। देखिए तो मान लेते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए प्लस बी, ये यहाँ पर है, तो यानी इतनी एनर्जी इनके पास पहले से थी, ठीक है, ये इतनी एनर्जी पहले से थी, तो इसे हम मान लेते हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, ठीक है। इसके बाद ये आणविक ऊर्जा थी, ध्यान रखिएगा। तो आपने इसे और एनर्जी दी, कन्वर्ट किया प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट ये भी हो सकता है और ये ग्राफ और नीचे आ सकता था, प्रोडक्ट ये भी हो सकता था। डिफरेंस अभी समझा देंगे कि क्या डिफरेंस है यहाँ पर और यहाँ पर आने में, ठीक है, आप समझ लीजिए। तो ये इतनी एनर्जी जो आपने दी, दिस इज़ नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को हम क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उतना एनर्जी जो आपने दी है मॉलिक्यूल का करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी आपने दी, इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, अ केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाई डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट का मतलब ये हो गया कि वो जो कैटलिस्ट आपने रिएक्शन में ऐड किया, वो जो एनर्जी बैरियर था, ये क्या है इस रिएक्शन, भाई इसकी एनर्जी इतनी ही है, ठीक, तो ये इतना जो है इसके लिए एनर्जी बैरियर है, इसको क्रॉस किए बिना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, वो प्रोडक्ट में वापस कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो उसमें प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जब कैटलिस्ट आ जाता है तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट ये करता है कि वही एक्टिवेशन एनर्जी जो इतनी आपको एनर्जी चाहिए थी उसी को क्या कर देगा, घटा देगा, क्या कर देगा, घटा देगा, ठीक। तो जब घटा देगा तो क्या होगा, जब घटा दिया तो भाई जाहिर सी बात है, अब चाहे प्रोडक्ट आप ये बना लो चाहे प्रोडक्ट ये बना लीजिएगा। तो ये जो अब एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ तक वाली, इसको ऊपर लिख लेते हैं EA, और ये भी EA1 और EA2, ठीक। तो ये जो EA1 है ये विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट, और ये EA2 क्या हो गई, विद कैटलिस्ट, ठीक है। तो अब कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक। तो इफेक्ट कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करेगा, तो जाहिर सी बात है रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा आपका, ठीक।
इतना पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। एक पॉइंट और इसमें आता है, कभी कभी रिएक्शन क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो तरह की जो है रिएक्शन एक साथ होने लगती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम में। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहा जाता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन रखता है, कभी भी उसको चेंज नहीं होता, बट इट सिंपली हैस्टन द अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या करता है कि वो जो इक्विलिब्रियम तक पहुंचने की गति है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और कुछ नहीं करता, इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं लाता। तो जाहिर सी बात है कैटलिस्ट जो काम यहाँ पर कर रहा है वही काम वहाँ पर करेगा। एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ भी डिक्रीज़ कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर रहा है, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो भी यही चीज़ वो वहाँ पर भी करेगा, वहाँ पर भी वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और वहाँ पर भी इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि अभी हमने कहा था कि क्वेश्चन खुद कर लिए जाएँ, तो कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए, उसको देखा जाता है आगे। एक क्वेश्चन जो है जो लिखा हुआ है उसमें इस रिएक्शन के लिए T1, T2, K1, K2 और R की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। देखो क्या दिया हुआ है, T1 की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको किसी को चेंज कर दिया है, केल्विन में चेंज कर दिया जाए, कितना हो जाएगा 298। केल्विन में चेंज करो इसको भी, ठीक है 328 सही है, सॉरी 338 है ना, ये तो सही है ठीक, और ये भी वैल्यू ठीक है। अब क्वेश्चन कहाँ से शुरुआत करनी है, लिखना है log बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, लिख सकते हैं ना इस तरह से, तो लिख लिया इसको। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते चले जाएं, ध्यान नहीं रखना है क्या निकालना है आपको, ये सब कुछ दिया हुआ है, ये निकालना है। ठीक, लॉग बेस 10 K2 की वैल्यू कितनी 4.87 इंटू 10 टू पावर -3 अपॉन 3.46 इंटू 10 टू पावर -5 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R। अब R की वैल्यू 1.987 है, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 2 लिख लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा, वैसे भी बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें। T2 338 केल्विन माइनस 298 केल्विन अपॉन कितना हो जाएगा 298 मल्टीप्लाइड बाई 338। सॉल्व किया जाए इसको। ठीक है, सॉल्व करने के लिए करें क्या, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दिया जाए इसका, 4.87 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 10 टू पावर 5 अपॉन 3.46 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा EA अपॉन 664 ये हो जाएगा, माइनस करा जाए 40 अपॉन, इसका मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा है ना, अभी करा जाता है इसका मल्टीप्लिकेशन। सॉल्व करें इसको, लिख लिया जाए लॉग बेस 10, लिखा जा सकता है ना 487 क्या होगा 10 टू पावर -3 10 टू पावर 5, तो बचेगा कितना 10 टू पावर 2 बचेगा। ठीक है, तो डेसिमल को थोड़ी सी पीछे ले जाएगा अपॉन 3.46 इज इक्वल टू EA अपॉन 4.606 40 अपॉन, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, देखो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 101 706 ये इतना आया। ठीक, लॉग ले लिया जाए, लॉग लेके सॉल्व किया जाए इसको, लॉग लेके सॉल्व करते हैं। देखिए लिखेंगे लॉग बेस 10 लॉग m माइनस लॉग n 487 माइनस लॉग बेस 10 3.46 ठीक इक्वल टू EA अपॉन
4.606। अब इसको भी सॉल्व कर लिया जाए, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3.8 समथिंग, 3.8 इंटू 10⁻⁻⁴ ये आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा आप। क्या किया जाए, अब इनका लॉग देखा जाए। ठीक है, लॉग वैल्यू देख लीजिए, लॉगरिथम कितना आएगा इनका। तो इसका लॉग की वैल्यू कितनी आ रही है 487 की 2.68, और इसकी कितनी आ रही है लॉग 3.46 की 0.53 इक्वल टू EA अपॉन 4.606 इंटू 3.8 इंटू 10⁻⁻⁴ इतना है। माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 512। अब ये जो है इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो EA इंटू बचेगा 8 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻⁵, 8.5 आ जाएगा। ठीक, डिवाइड कर दिया जाए, EA इक्वल टू 2.15 अपॉन 8.5 इंटू 10⁻⁻⁵ लिख सकते हो 2.15 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 8.5। डिजिट नीचे वाली ज़्यादा है। ठीक है, डिवाइड किया जाए, डिवाइड करने पर आएगा आपका 0.2606, 0.2606 इंटू 10⁻⁵ या 26.06 इंटू 10⁻³ कैलोरी। ठीक, क्या आ गया एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी बस। ठीक है ना, तो ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एग्ज़ाम में पूछा तो नहीं गया अभी तक, अब पूछा जा सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि पेपर हम लोग बना रहे हैं। अब पेपर बनाने वाला पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, अब जो होगा उसको आपको देखना होगा, अगर आता है तो सॉल्व कैसे किया जाएगा ये हमने बता दिया आपको। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, कंप्लीट देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो ना आए उसे पूछ लीजिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कारण क्या है कि इससे जो है जैसे जैसे आप इंटरेस्ट लोगे वैसे वैसे पढ़ाने की हमारी कैपेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, आप कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा, पढ़ाने का मन नहीं करेगा ना। तो एक अच्छा माध्यम है हम लोग के पास, जिससे हम लोग आराम से इंटरेक्ट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आप लोग अगर इस तरह से पढ़ना चाह रहे हैं और प्रिपेयर करना चाह रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो आराम से इसके थ्रू, यूट्यूब के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो उसे टेलीग्राम पे डाल दो, व्हाट्सएप पे डाल दो मेरे। ठीक है, आराम से उसका आंसर हम देते रहेंगे आपको। चलिए, धन्यवाद।